हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसमें हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। उसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है युगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया, इसको पढ़ लेना है और उदाहरण सहित पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका है प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या करना है? प्रतिस्थापन। इन दोनों को बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में अंतर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद अगला है हमारा उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपी अपक्रिया में अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये आपका है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया पढ़ लीजिएगा। अपघटन अपक्रिया पढ़ लीजिएगा। वियोजन में आपको मालूम है कि उसमें वियोजन, आयनिक वियोजन भी देख लीजिएगा। उसमें से पूछता है कि उसमें वियोजन क्या है, आयनिक वियोजन क्या है। और इसमें भी अपघटन में क्या होता है, उसमें अपघटन और आयनिक अपघटन देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका उभय अपघटन अपक्रिया। उभय अपघटन अपक्रिया या इसको किस नाम से जाना जाता है? द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये भी पढ़ लीजिएगा। और संक्षारण क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। उपचयन अपचयन, ये दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये पढ़ना है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और इस पर और इस पर और अपघटन, उभय अपघटन, संक्षारण, जितना भी आपको हाईलाइटेड है उन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे निम्न रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करें। तो आपको संतुलित करना है, देखिए संतुलित जो बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को मैं लिए, ठीक है। तो ये आपको ये संतुलित कर लेना है, ये संतुलित कर लेना है और ये संतुलित कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कारण देते हुए निम्नलिखित अपक्रियाओं का प्रकार लिखिए। तो यानी आपको बताना है कि ये जो अपक्रिया दिया गया है वो बताना है कि विस्थापन अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया, ये देख के आपको बताना है। तो देख लीजिए, ये है, ये देख लीजिए, ये और ये इसमें आपको बताना है कि उष्मा शोषी है कि उष्मा क्षेपी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी बताना है कि उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है। दूसरे चैप्टर को देखा जाए तो दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, कई बार पूछा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर है। इस विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस विलियन का आपको क्या बताना है, पीएच मान ज्ञात करना है, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये पढ़ लेना पीएच पैमाना क्या है। अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलियनों का पीएच मान क्या होता है। तो इसमें अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन पीएच मान के लिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 7 दे देगा, पूछेगा कि उसका पीएच अम्लीय प्रकृति का है कि क्षारीय है कि उदासीन है। 7 से कोई कम दे देगा तो पूछेगा क्षारीय, अम्लीय, ऐसे आपको करके, ठीक है। उसके बाद उदासीनीकरण आप लोग पढ़े हैं, इसको भी देख लीजिएगा एग्जाम्पल सहित। उसके बाद आपसे क्या है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा कोई 2 उपयोग लिखिए। यह आप देख लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा बनाने की रासायनिक विधि एवं रासायनिक गुण लिखिए, ठीक है। ये इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी हाईलाइटेड हैं उसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 1 विलियन में H+ आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। विलियन का पीएच मान बताइए तथा विलियन की प्रकृति बताइए। बताना है कि अम्लीय प्रकृति का होगा कि क्षारीय प्रकृति का होगा। उसके बाद देखिएगा 2 प्रबल व दुर्बल अम्ल के नाम बताइए। 2 प्रबल अम्ल और 2 दुर्बल अम्ल के नाम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार के नाम बताइए। उसके बाद हमारे पास है 10वां है सूचक क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। और इस पे पीएच वाले पे आप न्यूमेरिकल जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। पीएच वाले फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, आएगा एग्जाम में, ठीक है। तीसरे चैप्टर से हम लोग देखेंगे। तीसरा चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु, ठीक है। तो धातु एवं अधातु में आपको पहला क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क में अंतर। खनिज तथा अयस्क में अंतर। दूसरा आपको देखना है निस्तापन तथा भर्जन में अंतर। तीसरा आपको देखना है गालक एवं धातु मल में अंतर। आपको ये दोनों तो ज़्यादा देखना है, ये खनिज तथा अयस्क में अंतर और निस्तापन तथा भर्जन, ठीक में, भर्जन में अंतर। उसके बाद प्रगलन क्या है, धातु कर्म से क्या समझते हैं, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क के नाम, यह कई बार पूछा गया है। उसके बाद एल्युमिनियम के 2 प्रमुख अयस्क के नाम, इसको भी देख लीजिएगा। धातुमल का सूत्र लिखिए, आपको धातुमल का सूत्र लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका है गैंग या अधात्री किसे कहते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। आपको इस चैप्टर में ज़्यादा ये देखना है,
ये देखना है। निस्तापन तथा भर्जन, खनिज तथा अयस्क में अंतर, उसके बाद कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क और एल्युमिनियम के 2 प्रमुख अयस्क, ठीक है। उसके बाद चौथे चैप्टर में देखा जाए तो चौथे चैप्टर में आपका है कार्बन एवं उसके यौगिक में आपको पहला क्वेश्चन देखना है, कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। यानी कार्बन की जो चतुष्फलकीय संरचना होती है उस पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन है सावनीकरण पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। सावनीकरण पर आपको टिप्पणी लिख लेना है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मिशेल पर टिप्पणी लिखिए, मिशेल पर टिप्पणी लिखिए। चौथा है एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग भी लिखिए, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, इन दोनों को बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एष्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एष्टीकरण अब क्रिया आपसे एष्टीकरण भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको भी बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद समजातीय या सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, कई बार पूछा गया, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एथीन का बहुलीकरण, एथीन का बहुलीकरण जो आपका एथीन से पॉलीथीन जो कहता है वही है आपका, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 9वां क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। संतृप्त वाला सिंगल बांड वाला, असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बांड वाला, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्रियात्मक समूह को समझाइए। क्रियात्मक समूह का डिफिनेशन यानी क्रियात्मक समूह से क्या तात्पर्य होता है किसी यौगिक में, ठीक है। उसके बाद ये आईपीएससी नाम है, देख लीजिएगा कि आईपीएससी नाम में आपका C2H5 है, इसका हम नाम भी लिख दिए। एथेनॉल हो गया आईपीएससी नाम, ये CH3CHO एथेनॉल हो गया, ये CHO HCHO मेथेनॉल हो गया। उसके बाद CH3COOH एथेनोइक अम्ल हो गया, HCOOH हो गया मेथेनोइक अम्ल हो गया, C2H4 एथीन हो गया और C2H2 क्या हो गया, एथाइन, जिसको हम एसिटिलीन के नाम से भी जाने। इसका आईपीएससी नाम तो एथेनॉल है मगर साधारण नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। इसका देखिएगा जो आपका आईपीएससी नाम है एथेनॉल है, जबकि आपका साधारण नाम जो है एस्टल्डिहाइड है। इसका जो है क्या है, मेथेनॉल आईपीएससी नाम हो गया और क्या है इसका साधारण नाम जो है इसका फॉर्मल्डिहाइड है। इसका क्या है, एथेनोइक अम्ल आईपीएससी नाम हो गया और इसका साधारण नाम जो है एसिटिक अम्ल है, ठीक है। तो साधारण नाम को भी इनका जो आईपीएससी नाम है तथा साधारण नाम दोनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद 5वें चैप्टर में हम देखेंगे कि तत्वों के आवर्त सारणी, 5वें चैप्टर देखेंगे, ठीक है। 5वें चैप्टर में देखेंगे तत्वों के आवर्त सारणी में पहला क्वेश्चन है मेंडलीव का आवर्त नियम व दोष तथा संशोधित आवर्त सारणी किस प्रकार किया गया, ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा बहुत देख लीजिएगा दोष क्या है, संशोधित आवर्त सारणी कैसे किया गया, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, अर्थात देख लेना है किस पे, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो चीज़ है उसमें देख लीजिएगा दोष है, लक्षण है, कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये बढ़िया से पढ़िएगा विकर्ण संबंध, इन तीनों को बढ़िया से पढ़िएगा, विकर्ण संबंध, ठीक है। विकर्ण संबंध क्या है, तीनों क्वेश्चनों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चौथा है आपका बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में देख लीजिएगा बाएं से जाने अर्थात लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है बढ़ता है। उसके बाद धात्विक लक्षण, अधात्विक लक्षण, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक और आयनन विभव, इसी प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है घटती है, धात्विक लक्षण, अधात्विक लक्षण, विद्युत ऋणात्मक, उसके बाद विद्युत धनात्मक, आयनन विभव, संक्रमण तत्व, ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे आपका क्या, एथीन से पॉलीथीन, एथीन से पॉलीथीन कैसे बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग बहुलीकरण भी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एथीन से एथेन, एथीन से एथेन, ये भी आपको पढ़ लेना है, एथीन से एथेन वाला यानी जो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। उसके बाद मेथेन का क्लोरीनीकरण, चाहे सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन, जैसे एक एक क्लोरीन हाइड्रोजन से विस्थापित होते जाता है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है और एक क्लोरीन हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ते चला जाता है, ठीक है। फिर एथेनॉल से एथीन देख लीजिएगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ गर्म किया जाए, कैल्शियम को जल के साथ अपक्रिया कराने पर, ठीक है। उसके बाद एथेनॉल बोलिए चाहे एथिल एल्कोहल को सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराया जाए, ठीक है। फिर एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया कराया जाए, ठीक है। फिर एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराया जाए KMnO4 की उपस्थिति में, जो एस्टल्डिहाइड मिलता है आपका, फिर उसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटिक अम्ल मिलता है, ठीक है। फिर देखिएगा मेथेन का दहन कराया जाए, दहन यहाँ पे लिख लीजिए, दहन ऑक्सीजन के ऊपर दहन कराया जाए तो क्या बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है। ये एथीन का दहन कराया जाए तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। उसके बाद एथिल एल्कोहल का अधिक्य में जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कराया जाए तो तब क्या मिलता है, ठीक है। इस एक समय हम किसको लेते हैं, दूसरे वाले में H2SO4 को अधिक्य लेते हैं तब क्या रिजल्ट मिलता है। और सभी चैप्टर्स देखिएगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना जो कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर केमिस्ट्री में उठ के आए,
ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। समझ में आया?